हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक फिर से नए वीडियो में सस्यविद बायोलॉजी शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वायरसेस का इंट्रोडक्शन। एक सिंपल सा इसका परिभाषा बताएंगे, वायरसेस क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। और ये इनके इन्फेक्शन क्या होंगे और उनके जो है इन्फेक्शन के क्या कारण हो सकते हैं, क्या काजेज हैं इन्फेक्शन के, और साथ ही साथ उसके कंट्रोल भी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको वायरसेस का इंट्रोडक्शन हम आपको समझाएंगे कि वायरसेस क्या होते हैं और उनकी बॉडी कैसे बनी होती है, किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की, ठीक है। इसके पहले हम बता दें, जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो है और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। ये वीडियो जो बेसिक थर्ड ईयर के बच्चों का जो थर्ड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट फोर्थ या फिफ्थ है ऐसे नियर अबाउट, तो उसमें जो है बेसिक थर्ड ईयर के बच्चों का ये यूनिट में जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी का पहला पार्ट आपको इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर आपको वायरस का बता रहे हैं। नहीं, वायरस इसके बाद पढ़ाने जा रहे हैं। वायरस के बाद आपका बैक्टीरिया चलेगा, ठीक है। बैक्टीरिया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वायरस, माइक्रोबायोलॉजी का पहला टॉपिक हम लिए हैं यहाँ पर वायरस। तो वायरस के बारे में चलिए अब समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम वायरस का एक डिफिनीशन समझते हैं। वायरस को पढ़ने के पहले उसके डिफिनीशन के बारे में समझ लेते हैं कि वायरस होते क्या हैं, ठीक है। पहले इस चीज के बारे में हम समझते हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर देखते हैं जो वायरसेस है। ए वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। इतनी चीज आप याद रखेंगे कि जो वायरस है ये जो सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब एक सामान्य, एक साधारण माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देखा जा सकता है, या तो इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है जो माइन्यूटली, काफी माइन्यूट चीजों को जो देख सकता है, ठीक है। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम वायरस को आसानी से देख पाएंगे। और जो वायरसेस होते हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन काज करने वाले किसी भी होस्ट की बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया की बॉडी में, सभी लिविंग फॉर्म्स की बॉडी को ये इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको इन्फेक्शियस एजेंट कहा जाता है। दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसका रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसका रेप्लिकेशन मतलब अपना डुप्लीकेट बनाना। कहने का मतलब क्या, एक वायरस से दो वायरस, कई मतलब अपना मल्टीपल बनाना, ठीक है। तो मल्टीपल बनाने कहने का मतलब क्या, रेप्लिकेट करना ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी बॉडी में बना सकता, कोई ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये रेप्लिकेट करता है। सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये रेप्लिकेट कर सकता है। अदरवाइज अगर कोई चीज नॉन लिविंग है, अगर वहां पर वायरस पाया जा रहा है तो वो नॉन लिविंग ही बोला जाएगा। अगर वो बॉडी किसी होस्ट की बॉडी, किसी लिविंग बॉडी से बाहर है, जैसे डस्ट में है, एयर में है, तो वहां पर ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, वहां पर रेप्लिकेट नहीं करेगा। जब तक इसको कोई लिविंग होस्ट की बॉडी नहीं मिल पाती या कोई लिविंग बींग्स या लिविंग चीज नहीं मिल पाती है, तब तक ये अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो वायरसेस होते हैं अपना रेप्लिकेशन या अपना मल्टीपल जो फॉर्म बनाते हैं, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ही अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं या मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो वायरसेस इन्फेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स। वायरसेस जो होते हैं ये सभी लाइफ फॉर्म्स को इन्फेक्ट करते हैं, फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल्स को भी ये इन्फेक्शन काज करते हैं, प्लांट को भी ये इन्फेक्शन काज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ये इन्फेक्शन काज करते हैं या इन्फेक्शन फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड आर्किया। बैक्टीरिया से लेकर के जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, जैसे कि बैक्टीरिया या आर्किया ही क्यों ना हो, उनकी बॉडी को भी ये क्या करते हैं, ये वायरसेस इन्फेक्शन
फैला उनकी बॉडी में भी अपना मल्टीपल बनाते हैं, उनके बॉडी को भी इन्फेक्शन काज करते हैं। ठीक है, तो ये तो वायरस का एक सिंपल सा डिफिनीशन है जिसके बारे में आप समझ गए होंगे कि वायरस क्या है। अगर वो बाहर है तो वो नॉन लिविंग है और अपना रेप्लिकेशन किसी लिविंग बीइंग की बॉडी में ही अपना रेप्लिकेशन किसी लिविंग बीइंग की बॉडी में ही कर सकता है। अदरवाइज वो जब तक बाहर है, एयर में है, डस्ट में है, वाटर में है, तो वो रेप्लिकेशन वहां पर नहीं कर सकता है। और जो वायरसेस होते हैं ये क्या होता है, ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, इस बात का आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर अब इसके हम कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं कि इनका वाकई में ये बने किस चीज के होते हैं, इस चीज को हम यहाँ पर आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये एक एक वायरस है जो कि बना हुआ है, मतलब कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसकी हम बॉडी को तो नहीं, बॉडी नहीं कह सकते हैं इसको, मतलब ये कुछ कवरिंग एरिया से बना होता है, कुछ इसमें लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये वायरस का ही एक पार्टिकल है, मतलब एक वायरस है। ठीक है, जो कि किन किन चीजों से मिलकर बना है, इस चीज को हम यहाँ पर देख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो ये आउटर लेयर है, मतलब यहाँ पर जो आपको आउटर एरिया जो दिख रहा है, मतलब बाहरी परत जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, हेड रीजन, मतलब इसको हम आउटर एनवलप कह सकते हैं, बाहरी आवरण कह सकते हैं। मतलब जो वायरस होता है ये कई परतों से मिलकर बना होता है और ये कई परत से मिल बहुत स्ट्रांग ये लेयर्स होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आउटर लेयर यहाँ पर है, जिसे हम आउटर इन्वेलप भी कहते हैं, ये है हमारा हेड। ठीक है, आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा हेड है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड लेयर है इसे हम बोलते हैं प्रोटीन कोट। क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा प्रोटीन कोट हो गया। ठीक है, ये जो है पहला हमारा आउटर एनवलप हो गया जिसे हम हेड कह रहे हैं, दूसरा लेयर यहाँ पर हमारा हो गया प्रोटीन कोट हो गया। इसके बाद इसका जो मेन पार्ट है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक पूरा इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो रीजन है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये जो रीजन है आपका, ये आपका न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड में यहाँ डीएनए लिखा है, ये डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों एक साथ नहीं कह सकते हैं कि दोनों यहाँ पर डीएनए और आरएनए होंगे। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा या फिर इसमें आरएनए होगा। ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये नहीं होते, या तो फिर ये आरएनए होगा, ये न्यूक्लिक एसिड, अथवा या फिर ये डीएनए होगा। ठीक है, लेकिन कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों, ये दोनों चीजें जो है इस न्यूक्लिक एसिड में नहीं आएंगी। इस रीजन को, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड के एरिया को या सेंट्रल पोर्शन को, ये आपका किस एरिया में है, सेंट्रल एरिया में है। किस एरिया में है, सेंट्रल एरिया में है। तो सेंट्रल एरिया को हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा कोर होता है। तो एक क्वेश्चन और भी बनता है कि कोर रीजन में, या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो कोर रीजन है उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ऑप्शन में अगर आपके पास डीएनए है या फिर आरएनए है, एक में लिखा जा सकता है डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए दोनों, लेकिन डीएनए एंड आरएनए, लेकिन दोनों तो नहीं हो सकते, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल एरिया को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में क्या पूछा जाएगा, डीएनए अथवा आरएनए पूछा जाएगा। ठीक है, कोर एरिया के बाहर का लेयर का क्या होता, बाहरी लेयर क्या होता है, प्रोटीन कोट उसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन कोट के उससे भी बाहर एरिया को क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसको हम हेड या आउटर इनवलप कहते हैं। ठीक है, हेड या फिर आउटर इनवलप कहते हैं। आई होप ये फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं, एक फिगर और आपको समझाते हैं। आप
यहाँ पर एक फिगर और आपके सामने, एक वायरस का ही ये पार्ट है, वायरस ही है, ठीक है। और इसमें जो है उन लेयर्स को यहाँ पर कंप्लीटली दिखाया गया है, जिसको हम यहाँ पर समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेम चीज वही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वही चीज है जो हमने पहले फिगर में बताया, ठीक है। देखिए ये आउटर इनवलप है, जो बाहरी लेयर है, ठीक है। यही आपका आउटर इनवलप है जो कि इस तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक है। ये आपका एक आउटर इनवलप है, नहीं बाहरी लेयर है, या इसको हम और क्या कहेंगे, इसको अभी आपने देखा हेड कहा इसको हमने, ठीक है। आउटर इनवलप यानी आउटर लेयर या फिर हेड इसको बोलेंगे। इसके बाद जो आपका प्रोटीन कोट था, सेकंड लेयर आपका क्या था, प्रोटीन कोट, जिसे हम इनर सेल ऑफ कैप्सोमियर कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम और क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। ये किसका बना होता है, प्रोटीन कोट का बना होता है, ठीक है। प्रोटीन कोट का बना होता है, ठीक है। इनर सेल ऑफ कैप्सोमेयर, ठीक है, इसे हम इनर सेल ऑफ कैप्सोमेयर कहते हैं, या फिर यही आपका क्या है, प्रोटीन कोट है। ए भाई हमने एक चीज बताया कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है, बीच का जो हिस्सा होता है, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसमें या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड में या तो फिर इसमें डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है, इस बात का याद रखेंगे। लेकिन दोनों डीएनए और आरएनए एक साथ यहाँ पर इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है। जिसे जिस जिस एरिया में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कोर कहेंगे। तो सेंट्रल रीजन जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कोर कहेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। आउटर लेयर आपका होगा इनवलप, जिसे हम हेड कहते हैं। इनर सेल ऑफ कैप्सोमेयर जो कि आपका प्रोटीन कोट होता है। इसके बाद लास्ट लेयर जो आपका न्यूक्लिक एसिड जिसमें होता है, डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, लेकिन दोनों कभी नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ठीक है। कंटेनिंग कोर, जो कि कहाँ पर होगा, ये न्यूक्लिक एसिड कोर रीजन में होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ कि वायरस को किसने डिस्कवर किया था या फिल्ट्रेशन किसने किया था, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। और सबसे पहली बात तो हम वायरस का एक मीनिंग समझ लेते हैं, वायरस किन शब्दों से मिलकर बना है, ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। देखिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वायरस का मतलब क्या है, वायरस शब्द किन चीज़ों से मिलकर बना है, किन शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है, आप पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अगर वायरस के बारे में कुछ भी लिखने को आ जाता है तो सबसे पहला यहाँ पर लाइनिंग डिफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो होगा आपका यहाँ पर वायरस से संबंधित करेंगे, वायरस से लिखेंगे कि वायरस किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पर वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आगे शेयर करते रहिए, अच्छे से समझ में आ रहा हो तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और साथ ही साथ आप कमेंट भी लिखा करिए कि इस वीडियो के माध्यम से क्या आपको सही लगा या कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो उसको आप इसमें कमेंट में जा करके आप सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में जा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, बेशक लिख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। The term virus has been derived from Latin word। जो शब्द वायरस है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन मतलब जानते हैं ना, जहर या फिर वेनम, ठीक है, पॉइजन या फिर वेनम के नाम से जानते हैं इसको। और विस्कस फ्लूइड सब मिलाकर के एक ही चीज है, पॉइजन कहिए या उसको विस्कस फ्लूइड कहिए या फिर वेनम कहिए या फिर उसको आप हिंदी में जहर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी की भी बॉडी में ये अगर ये पहुंच गया, रीच कर गया, तो उसी की बॉडी को पूरी तरीके से इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस बना देगा और बहुत सारे पॉइजन सेक्रेट करेगा। पॉइजन का कहने का मतलब जब वो इन्फ्लामेशन काज करेगा या इन्फेक्शन काज करेगा तो जो है बॉडी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
तो फिर अल्टीमेटली फिर से हम बात कर लेते हैं। तो वायरस जो है लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पॉइजन या वेनम या फिर विस्कस फ्लूइड। ये तीनों वर्ड आप याद रखेंगे, और किसी कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी का रिटन एग्जाम हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, तो यहाँ पर आप ये तीनों शब्द को अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर आप लिख रहे हैं तो इन तीनों वर्डों को जरूर लिखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो वायरस वर डिस्कवर्ड आफ्टर कैम्ब्रलैंड डेवलप्ड बैक्टीरियल फिल्टर्स 1884। इन 1884 में कैम्बरलैंड ने बैक्टीरियल फिल्टर एक डेवलप किया, जिसके जिसके माध्यम से वायरस को उन्होंने डिस्कवर किया, मतलब डिस्कवरी किया, खोज किया। आगे साइंटिस्ट आए, एक एक नए साइंटिस्ट आए, मेयर, ठीक है। मेयर ने 1886 में 1886 में क्या डिस्क्राइब किया, उन्होंने डिस्क्राइब किया किस चीज में, टोबैको मोजैक डिजीज, ठीक है, यानी कि तंबाकू के पत्तियों में इस वायरस को उन्होंने खोजा था, ठीक है, टोबैको मोजैक डिजीज। बट ही कुड नॉट आइसोलेट द काजल ऑर्गेनिज्म, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं कर पाए, ठीक है। फर्दर ही सेड दैट द डिजीज इज ट्रांसमिसिबल एंड इन्फेक्शन। फाइनली उन्होंने क्या कहा बाद में कि जो डिजीज हो रहे हैं ये ट्रांसमिसिबल है एंड इन्फेक्शियस है। ये कैसे, और ये इन्फेक्शियस है और कैसे डिजीज है, ये ट्रांसमिसिबल है, ठीक है। ट्रांसमिसिबल करने का मतलब ये ट्रांसफर की हुई एक डिजीज के माध्यम से इन्फेक्शन हुआ इसमें, इसलिए इन्फेक्शियस हुआ, यानी कि ट्रांसफर हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो एक्चुअल जो क्रेडिट गया है डिस्कवरी का, एक्चुअल क्रेडिट जो गया है यहाँ पर डिस्कवरी का, वायरस की डिस्कवरी का, वो एक्चुअल क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ वायरस वो गया रशियन बोटेनिस्ट। ये याद रखेंगे, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रशियन बोटेनिस्ट डी आइवानस्की 1892 में, ठीक है, 1892 में एक रशियन बोटेनिस्ट थे डी आइवानस्की ने, इनका क्रेडिट पूरी तरह इनके ऊपर एक क्रेडिट जाता है वायरस के डिस्कवरी का। कैसे? व्हेन ही डिस्कवर्ड द कॉजल एजेंट ऑर्गेनिज्म of tobacco mosaic disease, and this causal organism could pass through the filters which retain bacteria, ठीक है। इन्होंने इनका जो डिस्कवरी गया है, वायरस की खोज का जो मेन क्रेडिट गया वो आइवानस्की पर गया, यानी कि आइवानस्की ने ही खोजा था, मेनली इन्हीं का नाम लिया जाता है वायरस के खोजकर्ता में। तो डी आइवानस्की ने 1892 में वायरस की खोज किया। ही डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर क्या किया, कॉजल ऑर्गेनिज्म का, टोबैको मोजाइक डिजीज का एक कॉजल ऑर्गेनिज्म उन्होंने एक डिस्कवर किया। एंड दिस कॉजल ऑर्गेनिज्म, उस कॉजल ऑर्गेनिज्म और जो डिजीज हो रहे थे, कॉजल कहने का मतलब जो कारण बन रहा है उस डिजीज के फैलने का, कुड पास थ्रू द फिल्टर्स विद रिटेन बैक्टीरिया, जो उन्होंने बैक्टीरिया जो एक जो अपने लेबोरेटरी में उन्होंने जो बैक्टीरिया का एक फ्लूइड जो लिया था, उसमें से इन्होंने इस काजल ऑर्गेनिज्म को क्या किया, उसमें से पास कराया, जो कि बैक्टीरिया से होते हुए, बैक्टीरियल फिल्टर से होते हुए ये ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, या ये जो वायरस थे ये बैक्टीरियल फिल्टर को भी क्रॉस करते हुए बाहर आ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ऐसे पार्टिकल्स जो कि बैक्टीरियल फिल्टर को भी क्रॉस कर जाएं, वो क्या होंगे, यहाँ पर वायरसेस होंगे, ठीक है, यानी बैक्टीरिया से भी माइन्यूटली होंगे। आगे अगर हम बात करें तो बेजरनिक, बाद में एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, बेजरनिक 1898 में, ठीक है, 1898 में बेजरनिक एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने कंफर्म किया, अर्लियर जल्दी की स्टडी में इन्होंने एक कंफर्म किया, एंड नेम्ड दोज ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया, दीज ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड दीज ऑर्गेनिज्म एज कंटेजियम विवम फ्लूइडम। ये किसने नाम दिया था, यहाँ पर बेजरनिक ने 1898 में दिया था, जिसका मतलब होता है दैट इज लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, लिविंग हो और वो फ्लूइड कैसा हो, इन्फेक्शियस हो, मतलब अगर वो कहीं पर वो टच भी कर जाए या कहीं भी वो रीच कर जाए किसी भी प्लांट में या किसी भी एनिमल में, तो किसी
रूट के थ्रू वो अगर वो इन्फेक्शन काज कर जाता है किसी होस्ट में या प्लांट में या एनिमल में, तो वो फ्लूइड के माध्यम से अगर वो इन्फेक्शन काज हो रहा है तो उसे हम लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड बोलेंगे, या फिर बेजेनिक के यानी साइंटिस्ट के लैंग्वेज में कंटेजियम फीवर फ्लूइडम बोलेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे जो है वायरसेस के बारे में और भी साइंटिस्ट यहाँ पर आए। FWT वर्ट, ठीक है, इनको भी याद रखना आपको जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साइंटिस्ट हैं, इनको भी याद रखना आपको जरूरी है। FWT वर्ट, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रखेंगे। एंड FHD हेरेल, FWT वर्ट 1915 में, एंड FHD हेरेल 1917 में डिस्कवर्ड सर्टेन वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। इन्होंने एक वायरस का डिस्कवरी किया, वायरसेस को डिस्कवर किया, खोज किया, जो कि किसको इन्फेक्ट कर रहा था, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था। ठीक है, इन्फेक्ट यानी कि बैक्टीरिया को मार दे रहा था पूरी तरीके से, और बैक्टीरियल ईटर्स या बैक्टीरिया ईटर्स या फिर बैक्टीरिया को ईट कर ले रहा था, खा ले रहा था मार करके। ठीक है, कहने का मतलब उसके पूरी तरीके से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, और या फिर बैक्टीरिया की बॉडी को ही ये डिस्ट्रॉय करके यानी कि उसको खा ले रहा था। तो कहने का मतलब क्या है, टी वर्ट ने 1915 में और FHD हेरेल 1917 में क्या हुआ, इन्होंने एक वायरस की खोज किया जो कि बैक्टीरिया को ईट कर ले रहा था या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा था। ऐसे वायरस का उन्होंने क्या नाम दिया, बैक्टीरियोफेज। क्या नाम दिया उन्होंने, बैक्टीरियोफेज। फेज कहने का मतलब क्या होता है, फेज में तो मीन्स होता है ईट कर जाना, जो बैक्टीरिया को ईट कर जाए वो क्या होगा, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज होगा, यानी वो उस वायरस का नाम क्या रखा गया यहाँ पर, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया को ईट करने वाले वायरस को क्या कहा गया यहाँ पर, बैक्टीरियोफेज या फिर फेज कहा गया। ठीक है, या फिर फेज कहा गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिर एक साइंटिस्ट आए स्टैनले। ठीक है, फिर से एक नए साइंटिस्ट आए स्टैनले। इन आप लोगों को इसमें ये चीज याद रखना जरूरी है, इनके ईयर को और साइंटिस्ट का नाम याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए यहाँ पर स्टैनले जी आए, और 1935 में क्रिस्टलाइज किया इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का, इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया। ये याद रखना आपको जरूरी है कि किस साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइज किया टोबैको मोज़ेक वायरस को, तो किसने किया था, स्टैनले ने किया था। किस सन में किया था, 1935 1935 में किया था। एंड सेड दैट दीज क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइज किया, और उन्होंने इस क्रिस्टल को क्या कहा, रिटेन दियर इन्फेक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ केप्ट इन बॉटल। तो इस जब इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया इन वायरसेस का, तो ये इनकी इन्फेक्टिविटी जो थी वो एक जो इन्होंने उसको एक बॉटल में रखा, और उसकी इन्फेक्टिविटी को उन्होंने एक लंबे समय तक उन्होंने देखा और सर्च किया। क्या हुआ, तो जब इन्होंने एक लंबे समय तक बॉटल में रखा तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये क्रिस्टलाइजेशन थे किसके, वायरस के, जो क्रिस्टलाइज इन्होंने निकाला टोबैको मोज़ेक से, तो उन्होंने देखा कि इसका जो इन्फेक्टिविटी था, जो इनका इन्फेक्शन था, वो काफ़ी लंबे समय तक हो रहा था। ठीक है, इन्होंने तो यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखना आपको जरूरी है कि स्टैनली ने 1935 में टोबैको मोज़ेक वायरस को क्या किया, क्रिस्टलाइज किया। आगे इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, नेक्स्ट साइंटिस्ट आए बाउडेन एंड पायरी 1937 में। ठीक है, 35 के बाद 37 में आए। बाउडेन और पायरी एक साइंटिस्ट जो थे, ये बाउडेन एंड पायरी 1970 फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द केमिकल नेचर ऑफ वायरसेस। ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने वायरस के केमिकल नेचर का स्टडी किया। कौन कौन स्टडी किसने किया, बाउडेन एंड पायरी ने 1937 में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द केमिकल नेचर ऑफ वायरसेस, केमिकल नेचर ऑफ वायरस के केमिकल नेचर का स्टडी किया, एंड सेड दैट दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन, और बाद में इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है, सब मिलाकर के ये न्यूक्लिक प्रोटीन है। न्यूक्लिक और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ जो वायरस है वही क्या है, आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो बाउडेन एंड पायरी ने क्या कहा 1977 में, कुछ कहा नहीं, मतलब उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया, और क्या स्टडी किया, वायरस के केमिकल नेचर का स्टडी किया, एंड सेड दैट
सेड दैट दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीन, और उन्होंने ये कहा कि ये जो वायरसेस हैं इसके केमिकल नेचर की वजह से, सिर्फ जो केमिकल इसमें प्रेजेंट है या केमिकल नेचर की वजह से इसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियोप्रोटीन रखा। फिर से इसके बाद आगे बात करें तो आगे यहाँ पर फिर बाउडेन एंड पायरी डिफाइंड वायरसेस, उन्होंने फिर से क्या किया, जब इन्होंने उसके केमिकल नेचर को देखा और कहा कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो और अच्छे से वायरसेस को और अच्छे से उन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, क्या कुछ डिफिनेशन उन्होंने टाइप का दिया। क्या कहा उन्होंने कि सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म which are generally less than 200 मिली माइक्रोन, ये माइक्रोन है याद रखिएगा, मिली माइक्रोन इन साइज। उन्होंने क्या कहा कि सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है विच आर जनरली लेस देन 200 मिली माइक्रोन। उन्होंने ये कहा कि जिसकी लेंथ जो है 200 मिली माइक्रोन से भी लेस देन है, मतलब कम हो, इन साइज, आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, और वो कैसे हो, ऑब्लिगेट पैरासाइट हो, यानी किसी की होस्ट की बॉडी में डुप्लीकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ये याद रख लीजिए। और उन्होंने ये क्या कहा कि जिसकी साइज 200 मिली माइक्रोन से भी कम हो इन साइज में, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट हो, यानी किसी की ऑब्लिगेट पैरासाइट करने के मतलब किसी की बॉडी पर पाया जाए, एंड कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स, और वो बैक्टीरियल फिल्टर से क्या हो सके, पास हो सके। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो गए, वो ऐसे केमिकल नेचर के प्रोटीन थे जो कि बैक्टीरियल फिल्टर से भी ये क्या हो गए, पास हो गए। तो उस ऑर्गेनिज्म या उस पार्टिकल्स को क्या कहा गया, क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियोप्रोटीन कहा, या फिर वो न्यूक्लियोप्रोटीन कौन थे, वायरसेस थे। ठीक है, nowadays these are defined as viruses are infectious nucleoprotein। ये आप जो है इस पॉइंट को यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए। Nowadays these are defined as the viruses are infectious nucleoprotein। आज के डेट में इसी न्यूक्लियोप्रोटीन को क्या कहा गया, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, वायरसेस आर इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन, इसका एक सिंपल वर्ड में एक छोटा सा डिफिनेशन है माना जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही वायरसेस के बारे में। आई होप हमने जितनी इंट्रोडक्शन बचे, जितना हो सकता था उतने इंट्रोडक्शन के रूप में हमने सारी चीज़ें वायरसेस के बारे में बता दिया है। अब आपका जो है रेगुलर बेस पे इस तरीके से आपको क्लासेस मिलते रहेंगे, वायरसेस कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया एज अ वायरसेस के रूप में कि वायरस क्या होता है, उसका फिगर हमने बताया आपको। वो फिगर आप लोग को याद रखना है, हमेशा वो काम देगा। ठीक है, कभी भी काम देगा आपका। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो भी ठीक, नहीं अगर नहीं आई है तो क्या कमी है, आप जाकर के वहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो चीज़ नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे ये तो इंट्रोडक्शन था। अब वायरस के बारे में, वायरस के टाइप के बारे में अब आपको पढ़ाएंगे, और उनके इन्फेक्शन से होने वाले कौन कौन से डिजीजेज हैं, वायरल डिजीजेज कौन कौन सी है और उनके कंट्रोल कैसे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। जितने भी बच्चे आपके फ्रेंड सर्किल हैं, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबके पास आप शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उनकी भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।